नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे में बात करेंगे 26 अगस्त के जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, जहां से आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहला जो न्यूज है, तो देखिए कि बिहार के 3 शिक्षकों को जो है ना मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। इनके बारे में हम जानेंगे कि ये कहाँ से इनका संबंध है। ठीक है, तो ये चीज हम देख लेंगे। दूसरा जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है यूनेस्को की सूची में छठ पर्व को शामिल करने के लिए जो है ना इंटैक होगा नॉलेज पार्टनर। ठीक है, तो कौन होगा नॉलेज पार्टनर? तो ये इंटैक की बात कर रहा है। तो हम इसे देख लेंगे कि यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में जो है ना अगर शामिल करने की बात की जा रही है, तो भारत के कितने ऐसे साइट से जो है ना जिसको शामिल किया गया है अभी तक, ये भी हम देख लेंगे। दूसरा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगला जो न्यूज है, ये कहा जा रहा है कि पटना में भूमिगत होंगे बिजली के तार, और इसके लिए जो है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली, सड़क और उद्यान के लिए जो है ना 1054 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और न्यूज है, जो कि भारत की लेजर मारक क्षमता को चीन ने लोहा माना है, और अभी तक इस तरीके की जो क्षमता है विकसित करने वाले जो है ना 7 देश हैं, जिसमें भारत भी एक शामिल है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे न्यूज हैं जिसमें हम बात करेंगे कि फिंच है, जो अमेरिका की जो रेटिंग एजेंसियां हैं, वो भारतीय इकोनॉमी को जो है ना बेस्ट इकोनॉमी माना है। ठीक है, उभरती हुई इकोनॉमी माना है, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, जहां से आगामी परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकता है, और कुछ ऐसे फैक्ट आपको मिल जाएंगे जहां से आप अपने मेंस के भी आंसर में जो है ना उसको ऐड ऑन कर सकते हो। तो वैल्यू एडिशन इसी तरीके से होता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे सारे पीडीएफ अवेलेबल भी करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ डेली आज के जो हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, इसी के आधार पर लगभग 4 से 5 एमसीक्यू डेली हम आपको देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सके कि जो हमने पढ़ा है उससे हमारे जो है ना बेनिफिट क्या हो रहा है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो है ना बीपीएससी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो उन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। उसी लेवल के प्रश्न आपको मिलते हैं जहां से जिस तरीके के कमीशन आपके एग्जामिनेशन में, मेन एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूज हम देख रहे हैं कि पटना में भूमिगत होंगे बिजली के तार। ठीक है ना, इसके लिए जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है जिले में बिजली, सड़क, उद्यान के लिए जो है ना 1054 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है। तो ये जो है ना फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और कहां कहां पे क्या क्या चीज होंगी उसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 7 किलोमीटर की लंबाई में बनेंगे जेपी गंगा पथ के किनारे समग्र उद्यान बनाया जाएगा 7 किलोमीटर में, और शून्य बिजली शुल्क वाले 2 उपभोक्ताओं को सांकेतिक रूप से प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। ठीक है, और ये 5 योजनाएं हैं। ये 5 योजनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला कि 387 करोड़ की लागत से दीघा से लेकर के गांधी मैदान के बीच गंगा पथ के दोनों तरफ उद्यान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है ना, उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? तो ये आपका पटना में, दीघा से लेकर के गांधी मैदान। ठीक है, और इसके लिए कितनी लागत दी गई है? 387 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और दूसरा जो है, ये कहा जा रहा है कि 328 करोड़ रुपए की लागत से जो है बिजली की तारों को भूमिगत करने की परियोजना शुरू हुई है पटना में। तो इससे जो है फायदा ये होगा कि जैसे आज के डेट में आप देखते होंगे कि बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, दिल्ली जैसे महानगरों में देखेंगे ना कि सारा का सारा जो तार है ना भूमिगत हो चुका है। अब भूमिगत होने का फायदा ये होता है ना कि किसी प्रकार की जैसे आपदा आता है, तो उस आपदा में जो है ना कहीं उससे बचा जाता है। और एक दूसरी बात ये भी है कि बारिश के समय में जो है ना बिजली जाने की जो संभावनाएं कम हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ बात किया जाता है कि तीसरी परियोजना जो थी वो 196.8 करोड़ की से जो है ना पटेल गोलंबर से इको पार्क से अटल पथ तक भूमिगत नाला व 4 लेन की सड़क का जो है ना निर्माण किया जाएगा। ये भी इन्होंने इसकी भी घोषणा किया। और 52.28 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर नाला पर निर्माणाधीन जो 4 लेन सड़क को जेपी गंगा पथ से जोड़ने हेतु जो है ना संपर्क पथ जो है बनाया जाएगा। और 5वां जो परियोजना था वो था 48.96 करोड़ रुपए की लागत से राजधानी में गांधी मैदान से के पास जो है ना पटना हाईकोर्ट का। ठीक है, ये रोड का निर्माण ज्यादातर जो है ना इससे जो है चीजें करने की बात कल जो उद्घाटन किया गया है, जो प्रमुख जो योजनाएं हैं वो चीजें की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो आने वाला जो समय है, जिसमें जो है जो चीजें हमारी जरूरत की चीजें हैं, उन चीजों पे हमारी ज्यादा फोकस होगी, जैसे आपको ये 5 योजनाओं पे जो इन्होंने बात कही। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इस पे जो देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने कहा कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को 328.52 करोड़ की लागत से इस परियोजना का जो कार्यारंभ किया है। ठीक है, तो ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि भूमिगत जो तार किया जाएगा इसके लिए कुल कितने करोड़ रुपए की लागत जाएगी। तो कई बार जो है आपसे फैक्ट पूछ लेगा, ठीक है ना, कितने करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक है ना, सरकार ने कितना बजट दिया, क्योंकि नीतीश कुमार के द्वारा जो ऐसी सारी चीजें की जाती है, तो आपके लिए पटना में हो रहा है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि देखिए ऊर्जा विभाग के यहाँ पे सचिव भी थे। ठीक है, और इन्होंने कहा कि भाई अंडरग्राउंड बिजली की तारों से जो है ना रूट प्लान की जानकारी भी दिया कि किस तरीके से हम चीजें जो है करेंगे, जिससे एक बेहतर जो है ना संचालन किया जा सके, बिजली का संचालन जो है प्रॉपर जो निरंतर बना रहे पटना में। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि देखिए ये जो सारी जो घोषणाएं हैं जो है ना, हम अपनी जो है कि प्रगति यात्रा के दौरान जो 32 घोषणाएं किए थे, उन्हीं में से एक जो है ना ये चीजें हैं, उसी में हम 1024.77 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ जो है ना कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो घोषणाएं हैं ये आज की घोषणाएं नहीं है,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो प्रगति जो यात्रा शुरू हुई थी, बिहार प्रगति यात्रा, उसी के दौरान जो है ना ये सारी चीजें घोषणा किया गया था, उसी का जो है ना शुभारंभ किया जा रहा है। ठीक है, इसी पर काम कर रही है सरकार। ठीक है, इससे रिलेटेड ज्यादा कुछ तो है नहीं, कुछ फैक्ट था जो आपको ध्यान रखना था। अगला न्यूज देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि नवाचार के लिए 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा बिहार के। ठीक है, एक किशनगंज की है, दूसरा सुपौल की है और तीसरा जो शिक्षक हैं हमारे नालंदा के हैं, इनको जो है 5 सितंबर को राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना सम्मानित किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। जैसे मैं बात करूं कि निधि जी हैं, ठीक है, कुमारी निधि, ये है इनको ये सम्मान जो मिलेगा, ये सम्मान छात्र मतलब कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है क्या किया कि जो ऐसे स्टूडेंट जो स्कूल नहीं जा रहे थे ना, उनको इन्होंने क्या किया, प्रोत्साहित किया है। ठीक है ना, ऐसे लड़कियों को, ऐसे जो लड़के और लड़कियां होती है गांव में, उनको इन्होंने प्रोत्साहित किया है। उसके लिए जो है उस प्रोत्साहन के लिए जो है ना इनको जो है सम्मानित करने की बात की जा रही है। ठीक है, और ये इनका संबंध किस जिले से है, तो किशनगंज जिले से है। तो आप ये मान के चलिएगा कि किशनगंज का जो है ना साक्षरता दर आपको पता है बिहार का कितना है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब हम जनगणना पढ़ते हैं 2011 की जनगणना पढ़ते हैं तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज सर्वाधिक साक्षरता दर और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ की है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। कदरा जिले के प्राथमिक विद्यालय सुहागी की प्रधान शिक्षिका कुमारी निधि को इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। निधि ने कहा कि यह सम्मान मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे विद्यार्थियों और पूरे जिले के लिए है। निधि ने स्कूल के एक कमरे में निपुण बाल मंच कोने में बदला, जिसमें बच्चे अपनी रचनात्मक दिखाते हैं, मतलब कि रचनात्मकता दिखाते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो गांव के जो बच्चे हैं उनको जोड़ना, ठीक है, और उनको अच्छे से स्किल करना, नवाचार सिखाना, ये सारी चीजें, इनके लिए उनको सम्मान दिया जा रहा है। विज्ञान को जीवन से जोड़ने का प्रयास जो है ना दिलीप जी हैं, जो कि इनका संबंध सुपौल से है। कहा जाता है कि अनुमंडल मुख्यालय स्थित ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय के शिक्षक विज्ञान के शिक्षक हैं दिलीप कुमार। इनका भी चयन किया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए। वे मूल रूप से जदिया थाना के प्रवाहा गांव के रहने वाले हैं। विज्ञान की नई तरीकों से पढ़ाई की पद्धति के लिए उनका चयन किया गया है। यही है कि आपको जो है ना आपको पढ़ने या पढ़ाने में जो है ना इनोवेशन करना पड़ेगा। अगर आज के डेट में अगर बच्चों को समझाना है या खुद से समझना है तो जो क्रिएटिविटी आपको लानी पड़ेगी। तो इन्होंने जो है दिलीप जी ने यही किया कि जो बच्चों को समझाने के लिए जो है ना कि नई स्मार्टनेस जो है ना अपने अंदर लेके आए, ताकि बच्चों को जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सिखा पाए। ठीक है, शिक्षा में नवाचार के लिए डॉक्टर प्रमोद को भी सम्मान मिला है और ये सैनिक स्कूल नालंदा में बतौर विभागाध्यक्ष जीव विज्ञान सह सीनियर मास्टर पदस्थापित है और इनको जो है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 के लिए चयन किया गया है। यह पुरस्कार उनके शिक्षा में नवाचार, छात्र छात्राओं के नेतृत्व निपुणता संबंधी प्रशिक्षण, स्टेम एजुकेशन को विद्यालय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए ही इनका चयन किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये किनके द्वारा सम्मानित किए जाएंगे ये सारे लोग, तो ये सम्मानित किए जाएंगे 5 सितंबर को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किए जाएंगे। अगर हम बात करें ना तो पूरे राज्य से, पूरे भारत से जो है ना 45 शिक्षकों का जो चयन किया गया, उनमें से 3 शिक्षक जो है ना बिहार के हैं। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के 2-2 शिक्षक भी शामिल हुए हैं। तो ये एक काफी अच्छा न्यूज है जहां से आगामी बीपीएससी में प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इससे मैं प्रश्न बनाऊंगा अभी आज जो है ना एमसीक्यू जो देता हूँ टेलीग्राम पे, तो इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला जो न्यूज है दोस्तों ये है बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो अभी चल रहा है राजस्व महाअभियान चल रहा है, जिसकी एक तारीख इंपॉर्टेंट है जो जहां से प्रश्न बन सकते हैं। 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक यह महाअभियान चलने वाला है। और कहा जाता है कि जमीन के कागज में कराएं सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार, ये स्लोगन है राजस्व महाअभियान का। ये स्लोगन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार इस पर बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। तो ऐसी चीजें ना हो जहां से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपके न्यूज़पेपर सही पे रहे एग्जाम में और आपको गलत करके आते हैं। ठीक है, अभियान का मुख्य उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि आपके घर पंचायत तक पहुंचकर आपकी भूमि संबंधी दस्तावेजों की अशुद्धियों को सुधार करना है। यानी आपके अंदर जो है ना आपके घर और या फिर भूमि संबंधी जो भी आपके दस्तावेज है ना, अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटियां रह गई, एरर रह गए हैं, तो उसको जो है एरर लेस करवा लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर के अगल बगल आप देखेंगे कि आपके पंचायत स्तर पर जो है ना कोई शिविर लगा हुआ होगा, उस शिविर में जाकर के अपने दस्तावेज को जो है पुष्टि करवा लीजिए। अगर कहीं पे कोई एरर है उस एरर को क्लियर करवा लीजिए। ठीक है, इन समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जैसे डिजिटाइज्ड अगर ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि है तो उसको जो है ना आप सुधार करा सकते हैं, जिसे हम परिमार्जन कहते हैं। उत्तराधिकार का नामांतरण हो, ठीक है, जैसे आज आपके पिताजी के नाम से है, कल आपके नाम से, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना जो है ना उत्तराधिकार का जो है ना नामांतरण करवा सकते हैं। बंटवारा अगर आपके घर में हो चुका है, घर में जिससे होता है ना 2 भाई हैं, 2 भाई का अलग अलग हो चुका है और जमीन जो है एक ही अभी आपके पिताजी से एक है या फिर अपने दादाजी का है, तो आप जो है वो भी करा सकते हो कि अपने पिताजी के नाम से वो करवा सकते हैं। ठीक है ना, या अपने खुद के नाम से करवा सकते हैं। छूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटाइज ऑनलाइन कराना भी इसमें पॉसिबल है। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है कि 16 अगस्त से 15 सितंबर तक घर घर वितरण आपको किया जाएगा। यानी आपकी सुविधाओं के लिए 16 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक विभाग द्वारा गठित टीम आपके घर आकर जमाबंदी पंजी की प्रति और जो आपको आवश्यक हो वह आवेदन पत्र वितरित करेगी। आपके
टीम के जाने की तिथि की जानकारी आपको पहले आपके जो अंचल के माइक्रो प्लान से मिलेगी और आप माइक्रो प्लान और आवेदन प्रपत्र बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध राजस्व महाअभियान लिंक पर क्लिक कर प्रिंट किया जा सकता है। इसके साथ साथ कहा जाता है 19 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर तक 2025 तक शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यानी प्रत्येक पंचायत सरकार भवन या आपके पंचायत के अन्य सरकारी भवन में हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। यानी आपको हमने पहले बताया कि आपके पंचायत स्तर पर जो है यहाँ पे शिविर लगाने की बात चल रही है। तो सरकार के द्वारा जो ये मुहिम चल रहा है, महाअभियान चल रहा है, उस महाअभियान का आप जो है ना एक पार्ट बनिए और अपने जो भी एरर जो यहाँ पे दस्तावेज में उसको सही करवाइए। ये प्रश्न जो है ना पीटी 2071 बीपीएससी में पूछे जाने की जो है ना पूरी पॉसिबिलिटी से ध्यान रखिएगा। और पूछेगा कमीशन क्या, ये डेट पूछेगा, ठीक है ना, या फिर किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है ये पूछ सकता है, ठीक है। अगला जो न्यूज है ये कहा जा रहा है पटना एम्स में मैटरनल एनीमिया रिडक्शन पर राष्ट्रीय संवाद किया गया, ठीक है ना। कहाँ पे किया गया? मैटरनल एनीमिया रिडक्शन का राष्ट्रीय संवाद कहाँ पे आयोजित किया गया? तो पटना एम्स में। ये आपके लिए तो ये फैक्ट बन जाता है। और महिलाओं में एनीमिया को लेकर के ना चिंता का विषय जो है ना इन्होंने बताया कि देखिए जो अभी आज के डेट में जो हम लोग मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, तो उनके पास जो है ना कहने का मतलब ये है कि उनके पास ना स्वच्छ जल है, ठीक है, ना स्वच्छ उस तरीके से जो है खाने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब जो है ना जो बच्चा हमारे पेट में उनके पेट में पल रहा है, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है ना वो ग्रसित हो रहा है इसके कारण, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने जो है ना एक चीजें दर्शाई, बताया कि देखिए ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और एम्स के प्रभारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने कहा कि एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम प्रधानमंत्री का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। देखिए हमारा डिस्कशन करने का उद्देश्य ये रहता है ना कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें न्यूज़पेपर में दिया हुआ है उसको डिस्कस कर दिया जाए ताकि आपकी तैयारी में जो है ना थोड़ी हमारी वैल्यू एडिशन हो जाए, ठीक है। और हमारे द्वारा अगर वैल्यू एडिशन आपकी तैयारी में हो जाता है तो इससे आपको तो आपकी तैयारी को तो पुख्ता तो मिलेगा, अनुभव मिलेगा ही, और हमें भी खुशी मिलती है कि चलो बच्चों को जो है ना कि हमने थोड़ी सी मदद किया है, ठीक है। और राज्य सरकार लंबे समय से इस दिशा में काम भी कर रही है। एनीमिया एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि यह प्रजनन आयु की लगभग 50% महिलाओं को प्रभावित करता है। बिहार और झारखंड सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में है। भारत में 15 से 19 वर्ष की किशोरी 60% और 15 से 49 वर्ष की महिलाएं 57% एनीमिक हैं। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है ना कि ये डेटा है, ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको किसी प्रकार का अगर आपको आंसर लिखना पड़ता है इस तरीके का, तो आप अगर वो सारी चीजें अगर पुट करते हैं ना तो आपको जो है ना बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी कमीशन चाहता भी है कि आप वो चीजें ऐड ऑन करके दो, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के साथ साथ आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, तभी आपके मेंस में अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। चिंताजनक की बात यह है कि 2 में से 1 गर्भवती महिला भी एनीमिक है, जिससे प्रसव के दौरान बीमारी या यहाँ तक कि मृत्यु का भी खतरा बढ़ जाता है। समझ रहे हैं बात? कि इतनी बड़ी ये घातक बीमारी है ना कि प्रसव के दौरान 2 में से 1 को जो है कहा जाता है ना कि 2 में से 1 गर्भवती महिला आज के डेट में एनीमिक है और जिससे प्रसव के दौरान बीमारी हो सकता है या फिर उनकी मृत्यु भी होने की जो है खतरा बढ़ जाती है। आयरन की कमी एनीमिया का प्रमुख कारण है, ठीक है ना। आप ये देखिए ये क्वेश्चन तो यहाँ से फैक्ट बन गया ना कि एनीमिया किस कारण होता है, किसके कारण होता है? तो आयरन की कमी के कारण होता है। समझ रहे हैं बात? जो गर्भावस्था के दौरान 90% एनीमिया के मामलों का कारण है। इसके लिए एम्स पटना का पहला काम जो है ना राज्य सरकार को सहयोग करना है। इसके लिए एम्स पटना का पहला काम है राज्य सरकार को सहयोग करना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। माँ के एनीमिक होने पर बच्चों भी एनीमिक हो सकता है, ये जो है ना एक संदेह जताया गया है, ठीक है। कि ये जो है ये लखनऊ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक हैं और पटना एम्स के पूर्व डीन और चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर सिंह ने कहा कि अगर एक माँ एनीमिक है तो वह जो बच्चा पैदा करती है तो उसके भी एनीमिक होने की संभावनाएं अधिक होती है। इसलिए इस दुष्चक्र को हमें तोड़ने की जरूरत है। राज्य कार्यक्रम अधिकारी मातृत्व स्वास्थ्य डॉक्टर आकांक्षा सूद, ये सारे लोग जो है वहां पर मौजूद थे। ये सारी चीजें ध्यान रखना है। हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट है ना उस पर हमें फोकस करना है। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों ये है यूनेस्को की सूची में छठ पर्व को जो है शामिल करने के लिए जो है ना इंटैक होगा हमारा नॉलेज पार्टनर, ठीक है ना। छठ को लेकर के चल रहा है कि इसे जो है ना अमूर्त सूची में जो है शामिल किया जाए, अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया जाए, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए गौरव की बात होगी कि छठ पूजा को जो हमारे महापर्व को जो है यूनेस्को की अमूर्त विरासत में सूची में शामिल किया जाएगा। अब ये जरूरी है हमारे लिए कि आज के डेट में जो है ना भारत में कितनी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, कितने ऐसे साइट से जिसको जो है हमने यूनेस्को की अमूर्त विरासत में सूचीबद्ध किया है। तो कुल जो है ना 15 ऐसे साइट्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसे अभी हाल ही में जो जिसे मिला है, तो जिसे हम बात करें कि गरबा को मिला है, ठीक है, गरबा को मिला है जो गुजरात का एक नृत्य है, ठीक है। इसको मिला कब मिला है बताइए? ये पारंपरिक नृत्य और उत्सव है 2023 में मिला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ दुर्गा पूजा को भी मिला है, ठीक है, कोलकाता को दुर्गा पूजा को जो है ना ये कोलकाता को लेकर के दिया गया है। ये भी 2021 में इसको जो है ना बनाया गया है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ कुंभ मेला को जो है कब मिला है? देखिए आपको जो है ना ये सारी चीजें कुंभ पर्व को मिला है कब? 2017 में। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे अमूर्त विरासत सूची में जो शामिल जो है ना यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में जो चीजें हैं सूचीबद्ध है वो हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके देख लेते हैं
ये तो 3 चीज तो आपको लेटेस्ट वाला याद रखना चाहिए, ठीक है, 11, 17 और 23, और ये छठ पूजा की बात चल रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए नॉलेज पार्टनर कौन होगा, इनटेक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है मुख्य न्यायाधीश पंचोली सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये हमारे अभी कहा जाता है कि जो हाल ही में जो है जो हमारे विपुल मनु भाई पंचोली हैं, जो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिनको बनाया गया था, ठीक है, इनको जो है पदोन्नति करके जो है ना प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट भेजा जा रहा है। और कहा जा रहा है ये जो सिफारिशें जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में किया है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं ना, ठीक है, उस कॉलेजियम सिस्टम पे ही आधारित है चीजें। अब कॉलेजियम सिस्टम हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो पॉलिटी का टॉपिक है, और पॉलिटी में जो है आप पढ़ लीजिएगा इसको जाकर के, कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो जब ये अभी अगर जाते हैं ना, तो अक्टूबर 2031 में भारत के क्या बन जाएंगे, सीजेआई बन जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना कि कॉलेजियम सिस्टम में आगाह किया है कि देखो, मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध्य हैं, और पटना के हाईकोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश है विपुल मनु भाई पंचोली को जो है ना शीर्ष अदालत के जज के रूप में जो है पदोन्नति करने की सिफारिश की है। ये सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सिफारिश किया है, ठीक है। न्यायमूर्ति पंचोली शीर्ष अदालत का जज बनने पर अक्टूबर 2031 में न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में होंगे, ठीक है। तो ये चीजें अभी आपको ध्यान रखना है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर जारी एक बयान के अनुसार 25 अगस्त 2025 को हुई बैठक में पदोन्नति करने की सिफारिशें की गई, और नियुक्तियों के साथ शीर्ष अदालत में जज की संख्या 34 हो जाएगी, ठीक है। अगर इनकी नियुक्ति हो जाती है तो जो है ना 34 हो जाएगा। अभी फिलहाल कितना है, तो 32 है, तभी तो 2 लोग जाएंगे, तभी 2 जुड़ जाएंगे, तो 34 हो जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। कहा जाता है कि अहमदाबाद में 28 मई 1968 को जन्मे न्यायमूर्ति पंचोली को 1 अक्टूबर 2014 को गुजरात हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज के रूप में पदोन्नत किया गया था, और 10 जून 2016 को अस्थायी जज के रूप में उनकी नियुक्ति की पुष्टि की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, विपुल मनु भाई पंचोली। और जो है ना कि बीपीएससी जो है ना विगत वर्षों में भी प्रश्न पूछ चुका है कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश है वो कौन है, तो संजय करोल हुआ करते थे, ठीक है। तो उसने जो है ना क्वेश्चन पूछा था, तो शायद ये न्यूज में है, तो शायद इस बार जो है ना प्रश्न बना सकता है कमीशन, ठीक है। अब एक न्यूज है कि 1 सितंबर से गया जी से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। और ये जो उड़ान सेवा होगी दोस्तों, ये हमारे लिए और बिहार के और दक्षिणी बिहार जो है, जिसमें नालंदा, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नवादा, इन सभी जिलों के लिए जो है ना कि काफी एक अच्छा न्यूज है ये। और सबसे पहले जो है ना एयर इंडिया जो है ना शुरू कर रहा है उड़ान, 1 सितंबर से गया दिल्ली के बीच सीधी उड़ान शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही देश और विदेश के कई शहरों और देशों तक कनेक्टिंग फ्लाइट सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो आपका जो फ्लाइट होगा, ये दिल्ली से गया के लिए विमान दोपहर 2:30 बजे उड़ान भरेगा, और वहीं गया एयरपोर्ट से जो है दिल्ली के लिए शाम 4:40 पे। तो ये टाइमिंग आपको याद रखना चाहिए अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं फ्लाइट के माध्यम से। और गया, नालंदा, औरंगाबाद या जहानाबाद, नवादा के, यानी आप दक्षिणी बिहार के हैं, और अगर आप जाना चाहते हैं, पटना में तो है ही, ठीक है, लेकिन पटना से आप गया जाएंगे, लगभग 150 किलोमीटर दूरी है, उससे अच्छा है गया आप उतरे आराम से आप घर चले जाइए, ठीक है। तो आपके लिए सुविधा हो जाएगा, ये टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहा जाता है कि देखिए जब ये सुविधा हो जाएगी ना, तो नेपाल, थाईलैंड, हांगकांग, लंदन, फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड जैसे देशों के लिए भी कनेक्टिंग फ्लाइट सुविधा यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, काफी अच्छा न्यूज है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो न्यूज है, कहा जा रहा है S&P के बाद फिच ने भारतीय आर्थिकी को बताया मजबूत, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो बताया गया था कि भारत जो है एक डेड इकोनॉमी है, ठीक है, उस बताए जाने के विपरीत जो है ना, ये अमेरिकी रेटिंग एजेंसियां हैं जो इसकी साख को बढ़ा रहा है, भारतीय इकोनॉमी को जो मजबूत बता रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो अमेरिकी रेटिंग एजेंसियां S&P ग्लोबल ने 18 वर्षों में पहली बार भारत की रेटिंग को BBB माइनस से बढ़ा करके BBB करने का फैसला किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि भारत को अभी जो है ना कौन सी रेटिंग एजेंसियां जो है BB माइनस से हटा करके BBB करने का फैसला लिया है, तो ये S&P, ठीक है, याद रखना है। तो अब एक अन्य रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने भी भारत के सॉवरेन रेटिंग की BBB माइनस पर बरकरार रखा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। एजेंसी ने कहा है कि भारत पर प्रस्तावित 50% अमेरिकी टैरिफ चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद GDP पर मामूली असर डाल सकता है। भारत की आर्थिक स्थिति प्रतिस्पर्धियों की तुलना में मजबूत बनी हुई है, हालांकि पिछले 2 वर्षों में विकास की गति धीमी रही है। एजेंसी का मानना है कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि दर और बाहरी वित्तीय स्थिति उसकी रेटिंग को मजबूती प्रदान कर रही है। फिच का अनुमान यह भी लगाया गया दोस्तों कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP 6.5% की दर से आगे बढ़ेगा। तो ये जो है आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और यह दर BBB रेटिंग वाले अन्य देशों की औसत 2.5% से कहीं अधिक है। देखिए, फिच ने यह भी कहा कि नियमों को सरल करने से सरकार के एजेंडे और GST सुधारों से विकास को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखना है। कहा जा रहा है कि देखिए BBB माइनस रेटिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि BBB माइनस रेटिंग का मतलब क्या है। कहा जाता है कि BBB माइनस जो है ना निवेश श्रेणी में सबसे निचली रेटिंग मानी जाती है, लेकिन इसका बरकरार
रहना निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह रेटिंग दर्शाती है कि देश की भुगतान क्षमता पर्याप्त है लेकिन थोड़ी कमजोर है। ठीक है, यह रेटिंग एक अन्य वैश्विक रेटिंग एजेंसियां S&P द्वारा भारत की क्रेडिट रेटिंग को एक पायदान बढ़ा करके BBB करने के एक पखवाड़े के भीतर आई है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक अन्य रेटिंग एजेंसियां मॉर्निंग DBRS ने इस साल मई में संरचनात्मक सुधारों का हवाला देते हुए भारत की रेटिंग को BBB कर दिया था। तो देखिए चारों तरफ से जो है ना चौतरफा भारत की इकोनॉमी की जो है ना कहीं बढ़ाई ही हो रही है। ठीक है, और GST सुधार से बढ़ेगी खपत। कहा जाता है कि फिच ने GST सुधारों को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक बताया है और कहा कि GST में यदि सुधार किया जाता है तो इससे उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और विकास पर आने वाले जोखिमों को कुछ हद तक भरपाई हो पाएगी। केंद्र सरकार ने GST दरों को युक्ति संगत बनाने के लिए टैक्स संरचना में 5% और 18% की दो दरों को सीमित रखने का प्रस्ताव रखा है। 12 और 28% के जो स्लैब है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और इसके अलावा 5 से 7 वस्तुओं पर 40% के टैक्स को जो है ना प्रस्ताव आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला जो न्यूज है यही मोदी जी की भी कुछ बातें हैं वो भी हम देख लेते हैं। ट्रम्प टैरिफ की पर जो है ना खरी इन्होंने सुनाया है और कहा कि किसानों छोटे उद्यमियों पर आंच नहीं आने देंगे। तो डेयरी प्रोडक्ट ओपन करने की बात किया जा रहा है ना कि डेयरी क्षेत्र आप अपना ओपन कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अडिग हैं और भारत के विदेश मंत्रालय से भी इस सारी चीजों पे अडिग है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा कि किस चीज को लेकर के तकरार चल रहा है। ठीक है, और इन्होंने मोदी जी ने कहा कि देखिए आत्मनिर्भर भारत की जो चीजें हैं वो किसी के दबाव में हम जो है ना झुकने वाले नहीं है और हम अगर झुक जाते हैं आज तो हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें जो है थोप दिए जाएंगी। ठीक है, जो हमारे किसानों के लिए जो है सही नहीं है। तो ये तो इनकी जो है ना कि कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हमारी इकोनॉमी को लेकर के हम अपने एग्जामिनेशन के लिए वो सारी चीजें निकाल लेते हैं। देखिए मोदी जी की जो भाषण है वो अपने हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में आपको पता है कि UPSC का मेंस एग्जामिनेशन चल रहा है और जनरल स्टडीज का पेपर 1 से लेकर के पेपर 4 तक अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 में आप जहां तक देखें पेपर 1 में भी देखेंगे तो जो चीजें इन्होंने घोषणा किया जहां पर भी जिस चीजों पर उन्होंने बात किया है क्वेश्चन कमीशन ने जो है वहां से पुट कर दिया है। तो हम जो है ना इन चीजों को हम अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें। राजनीतिक बातें हमें नहीं करनी है, राजनीति को लेकर के हमें दूर दूर तक नहीं सोचना है। हमें ये देखना है कि हम अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कैसे कर पाते हैं। ठीक है, तो वो चीज पे हमारी फोकस ज्यादा होनी चाहिए बजाय हम जो है राजनीतिक में डूब जाए कि नहीं ये राजनीति कर रहा है ये चीजें। ठीक है, वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जब समय आएगा वो तब कर लीजिएगा। आज के डेट में सिलेक्शन लेना हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो भी फिलहाल जो है ना अहमदाबाद में जो है रोड शो कर रहे हैं तो वहां पर ये सारी चीजें इन्होंने बोला है और कहा है कि देखो कि देश के छोटे उद्यमी हैं, किसान हैं, पशुपालक हों, सभी के हित सर्वोपरि हैं और दुनिया भर में इन दिनों आर्थिक हितों के नाम पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं गांधी की धरती से ये बात कह रहा हूं, हम दबाव के बीच भी रास्ता निकाल लेंगे और देशवासियों के हित हमारे लिए सर्वोपरि होगा। ठीक है, इन्होंने ऐसी बातें कही है और ये भी कहा कि देखिए जो 27 अगस्त से जो है अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की ऐलान कर चुके हैं। इससे पहले 25% टैरिफ जो है ना मतलब की भी घोषणा कर चुके हैं। यानी अब भारत पर जो है 50% टैरिफ हो जाएगा। ट्रम्प के 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ भारत द्वारा रूस के क्रूड ऑयल की आयात पर लगाया गया है, लेकिन भारत ने इसकी सख्ती से विरोध किया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि तेल के नाम पर अमेरिका का दोहरा रवैया भारत को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है ना कि आपको जो है ना चार चीजें चल रहा है इस पे आपकी जो है ना एक निगाह होनी चाहिए कि अभी जो है ना कि हमारे लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, क्या चीजें चल रही है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है ना बहुत ही डाइवर्सिफाई हो चुका है। मेंस एग्जामिनेशन तो बहुत ही डाइवर्सिफाई है, कुछ नहीं पता कि हम स्टैटिक पढ़ करके जा रहे हैं। क्वेश्चन स्टैटिक से बहुत सारे मतलब उसको आधार बना सकते हैं, लेकिन बिना अगर आप करंट इश्यूज को नहीं जोड़ेंगे तब तक आपके मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो अगर आपको सफल होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपको हमेशा जो है ना कि करंट से अपडेट ही रहना पड़ेगा। तो हमें जो है कि ये अगर आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें करवा रहे हैं तो इससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अहमियत होगा मेंस के लिए, वो फैक्ट आप डाल सकते हो। कहा जाता है कि टैरिफ का मामूली असर, रेटिंग BBB माइनस बरकरार, भारत की GDP ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान। तो ये चीज पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। ठीक है ना, कहा जाता है कि दूसरे पहला देखिए कि क्या क्या चीज बढ़ाएगा। 18 साल बाद रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग को बढ़ाया है। कहा जाता है कि दूसरे देश से बेहतर इकोनॉमी है। ये सारी चीजें हमने बात कर लिया है। टैरिफ में कमी की संभावना है, GST सुधारों से दिखेगा, सब महंगाई पर काबू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख लिया है। भारत की 2 टूक जहां से रास्ता मिलेगा वहां से ऑयल खरीदेंगे। ये जो है ना कि ये चीजें जो है हमारे लिए ध्यान रखना है कि राष्ट्र हित के लिए जो है ना हम बात करनी है। ठीक है, हर देश अभी संरक्षणवादी नीति की तरफ मूव कर रही है, जैसे चाइना, पहले रसिया हुआ करता था। ठीक है ना, आज के डेट में जो है तो कोलैप्स हुआ। ठीक है, तब जो है कि चाइना भी संरक्षणवादी नीति है और जब से ट्रम्प आए हैं वो संरक्षणवादी नीतियों के ही आगे मतलब की चीजों कर रहे हैं कि हम अपने आप को पहली प्रायोरिटी देंगे। तो भारत भी क्यों ना इस तरीके से चीजें रखे। भारत अपनी इकोनॉमी को सभी के लिए ओपन करके रखना नहीं चाहता है और हमारे लिए इसीलिए सरकार बार बार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा कि जहां से रास्ता मिलेगा हम वहां से ऑयल खरीदेंगे। भारत ऐसे कदम उठाता रहेगा जो राष्ट्रीय हित की रक्षा करे। प्राथमिकता देश की 140 करोड़ की आबादी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा भारत और रूस के बीच तेल आयात के भुगतान में कोई समस्या नहीं है। भारत रूस के पास अपनी अपनी मुद्रा में भुगतान करने की व्यवस्था है। ठीक है,
तो ये एक चीज हमारे लिए बेहतर है, हम डॉलर में इसे व्यापार नहीं करते हैं, अपनी अपनी मुद्रा में कर लेते हैं। तो हमारे लिए कम से कम तो ये है ना कि हमारी जो है विदेशी राजस्व जो संग्रह है वो भी हमारा इसलिए जो है कि ज्यादा है आज के डेट में, ठीक है, हायर पॉइंट्स पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, बैंक कॉर्पोरेट मिलकर निवेश को बढ़ाएं, आरबीआई गवर्नर का कहना है। उन्होंने कहा कि अभी गवर्नर कौन है, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ है कमीशन, ठीक है, बीपीएससी पूछा हुआ है, जब शक्तिकांत जो है थे, ठीक है, उसमें जो है अभी बने ही थे तो उन्होंने पूछ लिया था क्वेश्चन, तो याद कीजिए वो दिन जब वो क्वेश्चन पूछा था। तो शायद जो है इस बार जो है ये चर्चे में है, इसलिए कि लगातार जो है ना 4 से 5 बार इन्होंने रेपो रेट को कम किया था, इस बार जो है ना रेपो रेट को कम नहीं किया था, इस बार एमपीसीसी की जो बैठक हुई थी उसमें कम नहीं किया था। तो ये लगातार न्यूज में है, तो आपको इनके नाम याद होना चाहिए कि अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है। उन्होंने कहा कि बैंक और कॉर्पोरेट को मिलकर के निवेश को बढ़ाने पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ अनिश्चितताओं के बीच आरबीआई विकास दर को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद जताई कि भारत और अमेरिकी प्रतिनिधियों के वार्ता के सकारात्मक नतीजे आएंगे और घरेलू उद्योग का और जो है ना दबाव जो है ना घट जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि भारत खाद्य सुरक्षा में अन्य देशों की मदद करने में सक्षम है। ये कहा जा रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, उनके उप कार्यकारी निदेशक है कार्ल अस्पाउ, उन्होंने कहा कि भारत जो है ना अन्य देशों को खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड कर सकता है और भारत जो है कैसे अपनी जो है फूड सिक्योरिटी को मजबूत किया है, इसका आप एक रिजल्ट देख सकते हैं कि भारत जो है 2020 से जो कोविड आया है अभी तक जो है ना निःशुल्क खाद्य जो है ना आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास जो है ना कि कहीं ना कहीं हमारे पास स्टोरेज काफी अच्छा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी कहा उन्होंने कि खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए भारत स्वयं अपने समाधान खोजा है, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ना कि हम फूड सिक्योरिटी में हम किसी के ऊपर निर्भरता नहीं रखते हैं, हम अब खुद निर्भर हैं, आत्मनिर्भर हैं फूड सिक्योरिटी में। इसी तरीके से हम अलग अलग चीजों में जो है ना अपना आत्मनिर्भरता बनाने की कोशिश करें, ताकि हमें जो है ना ऐसे वक्त पे जो है ना हमें किसी से मदद लेने की जरूरत ना पड़े। आज के डेट में आपने देखा होगा कि गाजा में जो है ना भूखमरी की जो बहुत बड़ा जो है अभी चीजें चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए ये मैप भी याद रखना है और जो न्यूज है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखिए जो अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर में जो संघर्ष चल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, इसमें जो है ना कि WFP ने फंड में कटौती के कारण वैश्विक भूखमरी बढ़ रही है। ऐसे में भारत अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा में मदद करने में सक्षम है और भारत ने खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए समाधान स्वयं खोजे हैं। इससे अन्य देश सीख सकते हैं। भारत खाद्य आयात करने वाला देश हुआ करता था पहले, लेकिन अब अपने बलबूते उत्पादन बढ़ा करके खाद्य पदार्थों का निर्यात करता है। तो हम जो है ना कि फूड सिक्योरिटी हमारी काफी अच्छी है, ठीक है ना, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है फूड को लेकर के, ठीक है। तो सरप्लस अभी हमारे पास है। उन्होंने कहा कि वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के लिए हम भारत से उत्कृष्ट पहल की अपेक्षा रखते हैं। स्कॉव ने विशेष साक्षात्कार में जोर दिया कि पश्चिमी देशों से फंडिंग में कमी के कारण भारत जैसी उभरती शक्तियों के साथ सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है, एक तो इसलिए कि पश्चिमी देश फंडिंग में कटौती कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हर बार जो है ना अमेरिका किसी न किसी चीज को लेकर के अपनी फंडिंग को रोक देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों पे इन्होंने आगाह कर रहे हैं कि देखिए पश्चिमी देश जो है ना बार बार जो है ना कुछ फंडिंग को लेकर के मतलब की कमियां कर रहा है, फंडिंग जो कटौती कर रहा है। तो हम जो है कि भारत जैसे देशों के रूप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने अपनी खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए स्वयं ही समाधान खोजे हैं और कूटनीति के मोर्चे पर भी भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों, G20 और क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ते प्रभाव की प्रशंसा भी किया इन्होंने। और WFP वैश्विक स्तर पर भारत की विशेषता को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना चाहता है। देखिए एक ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि WFP वैश्विक स्तर पर भारत की विशेषज्ञता को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना चाहता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। WFP ने अफगानिस्तान, म्यांमार, यमन, गाजा सहित संघर्ष क्षेत्रों में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत से मदद की उम्मीद जताई है और इन क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने में भारत की कूटनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। समझ रहे बात? तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये काफी अच्छा न्यूज है, हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। भारत को लेजर मारक क्षमता का चीन ने माना है लोहा और अभी ये केवल 7 देशों के पास है, ठीक है। तो चीन के सैन्य विशेषज्ञ ने कहा है कि हाई पावर लेजर विपन जो है ना भारत की उल्लेखनीय प्रगति है। इस तरीके से अगर भारत जो है ना अपनी जो है उत्पादन कर रहा है, अपनी जो है ना प्रोडक्शन कर रहा है और इस पे जो है ना उसकी सटीकता बहुत ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं भारत की जो है ना शक्ति के रूप में उभर रहा है, ठीक है। भारत शक्ति के रूप में उभर रहा है, ये सारी चीजें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल, जर्मनी, यूके के पास इस तरीके से जो है ना DEW जैसे हथियार ऑलरेडी पहले से हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो कहा जाता है कि भारत की लेजर मारक क्षमता का जो है चीन ने लोहा इसलिए भी माना कि भारत ने कम और मध्यम दूरी तक मार कर सकने वाले एकीकृत क्षमता का शनिवार को जो है परीक्षण भी किया है दोस्तों, ठीक है ना। और कहा जाता है कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के तहत कई पावर लेजर वेस्ट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की मारक क्षमता को चीन के सैन्य विशेषज्ञ भारत की उल्लेखनीय प्रगति बताए हैं, ठीक है। कहा जाता है कि IADWS बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है, बहुस्तरीय, देखिए बहुस्तरीय है, ठीक है ना, रक्षा प्रणाली है जिससे स्वदेशी तकनीक से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं ये, और कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलें, यानी देखिए QRSAS और BSHORADS मिसाइलें और एक उच्च क्षमता की लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW
प्रणाली शामिल है। बताया जाता है कि अमेरिका, रूस, चीन, यूके, जर्मनी और इजराइल जैसे कुछ ही देशों के पास जो है ना DEW जैसी क्षमता है। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें जो है ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी चीजें हमारे पास हथियार है, अगर हमारे पास अगर अच्छे तकनीक है, ठीक है, तब जो है ना कि बार बार मोदी जी की भाषण आप 15 अगस्त वाला अगर आप सुनेंगे तो इन्होंने बोले हैं कि हमें जो है ना किसी भी देश के ऊपर, इसके अलावा कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत ने IADWS वायु रक्षा प्रणाली को कम और मध्यम दूरी के लक्ष्यों को भेजने के लिए डिजाइन किया है। ठीक है, इसके जरिए दुश्मन देश के ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, हेलीकॉप्टर और नीचे उड़ान वाले लड़ाकू विमानों को जो है ना सीमित दायरे में निशाना बनाया जा सकता है। इन्होंने ये भी बताया कि यह इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की सफलता का रहस्य एक ऐसी सूचना प्रणाली है जो बेहद प्रभावी है और लक्ष्य से संबंधित डेटा को संबंधित हथियार घटकों तक पहुंचा सकती है। और इन्होंने ये भी कहा ना कि दुनिया में केवल कुछ ही देश ऐसे हैं जिन्होंने युद्ध के लिए तैयार लेजर प्रणाली तैनात की है। उन्होंने चीन की LW-30 वाहन आधारित लेजर रक्षा हथियार प्रणाली की ओर इशारा किया, जिसे ड्रोन किलर कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखिएगा, प्रश्न इसे जो है बीपीएससी पहले भी पूछ चुका है। ठीक है ना, पूछ चुका है। तो आपको जो है ना कि ये चीजें किसके द्वारा डेवलप है, किस देश की ये तकनीक है, किसके कौन डेवलप किया है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रकाश की गति से हमला कर सकता है, साथ ही शांति से लक्ष्य तक पहुंच सकता है, इसे लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है और ये लचीला होने के साथ साथ सटीक और किफायती भी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हमारे पास एक न्यूज और है कि MiG-21 जो है ना हमारे बेड़े से जो है वायु रक्षा जो बेड़ा है हमारा, उससे जो है ना कहीं हम उसको जो है अब साइड कर रहे हैं, इसको हम अलविदा कर रहे हैं। तो जो है ना कि आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट ये बन जाएगा कि जो MiG-21 से जो है ना आखिरी बार उड़ान जो हुई है, ठीक है ना, उन्होंने कौन किए हैं, तो ये है वायु सेना प्रमुख AP सिंह, MiG-20 फाइटर जेट में भरी अंतिम उड़ान। ठीक है ना, तो ये PT के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है ना हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी तकनीक के बारे में, इसके शौर्य के बारे में हम सारी चीजें को आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, सर्च मार करके देख लीजिएगा। और इसका जो जगह जो है ना तेजस ले रहा है, ठीक है, MiG-21 का जगह लेगा तेजस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने सोमवार को नाल एयरबेस से MiG-21 में अंतिम उड़ान भर करके भावुक विदाई दे दी और MiG-21 की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हुए वायुसेना प्रमुख ने इस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली अंतिम 23 नवंबर पैंथर्स का नाल एयरबेस पर दौरा किया और MiG-21 चंडीगढ़ में 26 सितंबर को 6:10 के शानदार सेवा के बाद रिटायर हो जाएगा। कब? 26 सितंबर को ये रिटायर होने वाला है। और उसके बाद जो है दुनिया भर में इन्होंने कहा कि देखिए 1985 में तेजपुर में मैंने जो पहली बार MiG-20 उड़ाया था, इन्होंने कहा कौन? AP सिंह ने कहा कि 1985 में तेजपुर में हमने MiG-20 उड़ाया था। यह विमान बेहद फुर्तीला, मैन्यूवरेबल और सरल डिजाइन वाला है। मैक्स रीहीट पर यह 200 से 225 मीटर ऊपर प्रति सेकंड की दर से चढ़ सकता था। दुनिया भर में 11,000 MiG-20 बनाए गए और 60 से ज्यादा देशों ने इसे संचालित किया। यह सबसे ज्यादा चलाए गए सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक है। तो इसके बारे में जो है ना हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम MiG-21 को जो है ना अलविदा कह रहे हैं तो तेजस जो है इसका जगह ले रहा है, तो उसके बारे में भी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से जो है ना हमने जो भी इंपॉर्टेंट आज की जो न्यूज थी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने डिस्कशन कर लिया है और इसके आधार पर जो है आपको MCQ जो है शाम 9 बजे टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे और उसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। ज्यादा न्यूज नहीं थी आज न्यूज़पेपर में, इसलिए हमने कम न्यूज को ही रखा है। ठीक है, जो न्यूज थे ऑलरेडी हमने उसी न्यूज को ही रखा है जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।